भारत और भारत के जनतंत्र पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका सबसे बड़ा जनतंत्र है, लेकिन सबसे पुराना जनतंत्र भारत का है। और हमारा संविधान, दुनिया में जितने बेहतरीन से बेहतरीन संविधान थे, सबका निचोड़ हमारे भारत का संविधान है। उसको 70 साल हो गए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है चेक बैलेंस। एक दूसरे जितने भी सब एक दूसरे को बैलेंस करती रहती है। लेकिन पिछले दिनों, खास करके हम कहें कि पिछले 10-12 सालों से जो चीजें हैं कि सारी संवैधानिक संस्थाएं अपनी जगह से हिल सी गई हैं। और उसमें सबसे ज्यादा प्रहार अगर हुआ है तो हमारी न्यायपालिका पर हुआ है। न्यायपालिका पर प्रहार क्या हुआ है साहब? तो एक प्रशासनिक तानाशाही का प्रतीक बुलडोजर निकल करके आया सामने, जिसको बुलडोजर न्याय कहा जाने लगा। हमारे उत्तर प्रदेश से निकला और उसकी ख्याति इतनी फैली, इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ प्रशासन के मामले में कि तमाम प्रांत उसको उसका पालन करने की तरफ बढ़ गए। असम हो, मद्रास, असम हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, जहां कहीं देखो वहां बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर की धूम मच गई। लेकिन हमारा इतने दिनों बाद ही सही सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। हम सारे लोग उसके लिए संघर्ष करते रहे कि यह कौन सी न्याय प्रक्रिया है कि आरोप आप किसी के ऊपर लगा दीजिए और बिना कुछ सुनवाई, बिना कुछ किए फट से अपना न्याय हुआ, बुलडोजर वहां पहुंच गया और धाराशाही कर दिया। किसी का मकान गिराना, किसी के ऊपर अगर कोई अपराधी है तो अपराधी तो एक आदमी ने अपराध किया, मकान तो पूरे परिवार का है, पूरे परिवार का आशियाना है। आप मकान तो किसी को दे नहीं पा रहे हो, जो है भी तो आप उसको बुलडोज कर दो, उसको गिरा दो। तो ये नागरिक समाज की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से, जनतांत्रिक लोगों की तरफ से मांग होती रही कि ये तो गलत हो रहा है। न्याय की एक हमारे यहाँ निर्धारित प्रक्रिया है, हाँ ठीक है, उस प्रक्रिया में आप सुधार कीजिए, जल्दी न्याय मिले और न्याय के जो रास्ते हैं उस रास्तों को आप सरल कीजिए, सुगम कीजिए, ताकि हर आदमी को न्याय मिलने से पहले यह महसूस हो कि नहीं, हमको न्याय मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि आवास का अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकार में शामिल है और हम ऐसे किसी को वो नहीं कर सकते, ऐसे हम किसी का आवास गिरा नहीं सकते। आवास गिराने का काम प्रशासन का नहीं है, आवास गिराने का काम न्यायपालिका का भी नहीं है। आवास गिराने का काम अगर वो अगर उसमें खामियां नहीं है, नक्शा नहीं पास है या कहाँ है, क्या है, कैसे है, तो ये काम तो नगर निगम का, ये काम स्थानीय प्रशासन का है, वो उसको देखेगी और उसकी भी एक निर्धारित प्रक्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान तो किया है, संज्ञान लिया है, क्या अगली तारीख उन्होंने इस पर विचार के रख दिया है। लेकिन सवाल है कि जितने मकान अब तक गिराए गए हैं या जितने लोग प्रताड़ित हुए हैं, उसका मुआवजा, उसकी भरपाई ये सरकार करेगी? और अगर करेगी तो किसके पैसे से करेगी? अपने पैसे से करेगी। और यह जो प्रशासनिक आतंक फैलाया गया, एक विषाद का वातावरण पूरा बनाया गया देश में और पूरी दुनिया के पैमाने पर थू-थू हुई हमारे देश की, इसकी भरपाई कहां से कैसे होगी? इन्हीं सारी बातों पर आज चर्चा करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ डॉक्टर सलीम साहब जुड़े हुए हैं तो महाराष्ट्र के, लेकिन अभी वो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में है, तो आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है डॉक्टर सलीम साहब। हमारे साथ इंजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, आप हरियाणा से आते हैं, आप किसान नेता हैं और आपसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से कौन देखा इस बुलडोजर के आतंक को, तो आपका भी स्वागत है इंजीत भाई। हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव हैं अरविंद श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। और बुलडोजर न्याय से सीधे सीधे मुठभेड़ करने वाली और उसकी प्रत्यक्ष उदाहरण अगर कोई है तो वो है हमारी जागृति राही जी। इनके आंखों के सामने पूरा का पूरा, कहीं तो मकान केवल ध्वस्त किया जाता था, यहाँ तो पूरी पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। बस्ती नहीं उजाड़ दी गई, पूरी पूरी गांधी की विरासत
को ध्वस्त कर दिया गया। तो जागृति राही जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम मैं सबसे पहले इंजीत सिंह साहब के पास चलते हैं। इंजीत जी, आपकी इस पर टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने यह जो संज्ञान लिया है उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, बात यह है डॉक्टर साहब के हम सभी हमारे प्रबुद्ध साथी हैं, उनको नमस्कार करते हैं, दर्शकों को भी नमस्कार करते हैं। ये बात दरअसल कोई सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नहीं थी, बिल्कुल एक साधारण कॉमन नॉलेज की बात है। आप ये कह रहे थे ना कि अपराधी जो है उसने तो चलो अपराध किया होगा, लेकिन मकान तो घर वालों का है। चाहे किसी का हो नहीं हो, अपराध किए हुए का भी घर नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है, न केवल आरोप, बेशक चाहे वो कन्विक्शन भी हो जाए, इसके बावजूद भी किसी का मकान गिराना हमारे जूरिस्प्रूडेंस में कोई पनिशमेंट नहीं है। और ये मनमर्जी वाले का मकान नहीं गिराते, ये मकान गिराते जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हों, ताकि ये एक संदेश देना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश से कहानी शुरू हुई थी और जो योगी जी हैं उन्होंने ये बुलडोजर का शुरू किया सिलसिला, और पिछले साल बिल्कुल हमारी आंखों के सामने एक न्यू डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वो मेवात कहते हैं, मेव समुदाय के मुस्लिम उसमें रहते हैं, और वो जल अभिषेक यात्रा के नाम से जो यात्रा निकाल के दंगे भड़काए गए, उसमें कई बेकसूर लोगों की जान चली गई। और हमारे देखते देखते 45 दुकानें तोड़ दी गई, जिनमें दवाइयों की भी दुकानें थी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की थी, मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने थी वो दुकानें, उसी दिन तोड़ी गई। और उसके बाद क्या किया कि नूह की सड़कों के ऊपर सैकड़ों खोखे गिरा दिए, रेडी पलट दी, जो गरीब लोगों के जो काम थे वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। तो वो एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो कोई बराबर के नागरिक नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो धर्मनिरपेक्षता लिखी हुई है। आप ठीक कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कई संविधानों का समावेश करके बहुत अच्छा एक दस्तावेज बनाया गया, लेकिन जब लोगों को पता चलने लगा है कि उसमें हमारे अधिकार हैं और लोग उन अधिकारों के लिए जब आत्मचेतस होकर संघर्ष करना शुरू किया है उन्होंने, उस टाइम के उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी हमले होने शुरू हो गए। और ये वास्तव में मैं इसलिए मैंने शुरुआत यहाँ से कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने का मैटर नहीं है, सरेआम धक्काशाही है। और शासन प्रशासन ऐसा करे, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी धर्मनिरपेक्षता के लिए, हमारे देश की राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ हरियाणा में क्योंकि इलेक्शन होना है और भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है यहाँ, तो वो इतने बौखला गए हैं कि अब यहाँ भी इसी प्रकार का वातावरण शुरू कर दिया। 23 अगस्त को एक लड़का, जो जवान लड़का 12वीं क्लास का, उसका नाम है आर्यन मिश्रा, वो गाड़ी में जा रहा था, 30 किलोमीटर तक उसका पीछा किया है वो जो तथाकथित गौ रक्षक है, और उस लड़के को मार दिया। उसके वो संदिग्ध रूप से उन्होंने ये सोचा ये गौ तस्कर है। वो फरीदाबाद का आर्यन मिश्रा स्कूल का विद्यार्थी है, उसकी हत्या कर दी। 27 अगस्त को हमारे दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बाढ़ा कस्बा है, वहां गरीब कचरा बीनने वाले मजदूर रहते हैं बंगाल के झुग्गी झोंपड़ियों में, उनके ऊपर यह आरोप लगा दिया गौ मांस खा रहे थे, घर से उनका अपहरण किया, दूर ले जाके बुरी तरह से पीटा उनको, और शबीर मलिक नाम के एक 26 साल के नौजवान को जान से मार दिया। ये मैं ताजा घटनाएं बता रहा हूं। हिसार के अंदर 3 दिन पहले मस्जिद के ऊपर शराब की बोतलें फेंकी गई और ये बोले कि यहाँ चौक के ऊपर एक बछड़े का सिर कटा हुआ था। आप बताइए, इस प्रकार की कहानियां घड़ के और वो एक तनाव पैदा करके और धर्म के आधार पे गाय के नाम पर जो संवेदनाएं उभार के
जबकि आम आदमी यहाँ गाय को रोटी भी डालता है, चाहे बेशक आवारा पशु से दुखी भी हो, इसके बावजूद भी वो ऐसे कोई भी किसी तरीके का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन वो जानबूझ के इस धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए एक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं चुनाव से पहले। और ये जो 4-5 दिन उन्होंने चुनाव आगे तारीख बदलवा दी, पहले 1 तारीख को पढ़ने थे वोट, अब 5 तारीख को पढ़ेंगे। तो ये तारीख बेशक बदलवा दें, लेकिन सरकार को लोग जरूर बदलेंगे। तारीख बदलवाने से सरकार के बदलने का एजेंडा नहीं टल सकता। और चलो ये अच्छी बात है कि लोग पिछली बार भी सचेत थे जब उन्होंने नूह के अंदर दंगे करवाने की कोशिश की, और अभी भी लोग सचेत हैं, वो आपस में समझ गए इनके खेल को। तो ये देखो डॉक्टर साहब, संविधान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, और ये पार्लियामेंट इलेक्शन में संविधान के खतरे के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने काफी हद तक चोट मारी है, घटाई है उनकी ताकत। तो ये अभी उनका जारी है खेल जो है किसी न किसी रूप में। तो जनता को बहुत ज्यादा सचेत होना पड़ेगा कि वो चाहे वो बुलडोजर का मामला हो चाहे दूसरा हो, उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होकर अपनी एकता का सबूत दें।